हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्ट वर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्यून इनसाइट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं उस एवर गिवन शिप के बारे में जो हाल ही फिलहाल में स्वेज कैनल में फंस गया था और वो कैसे निकला। आज हम इस पूरे मैटर को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हम जान लेते हैं कि स्वेज कैनल क्या है, कहाँ है और क्यों बनाई गई। सो कैनल एक बड़ी ड्रेन होती है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। और स्वेज कैनल भी एक कैनल है, लेकिन क्यों और कहाँ बनाई गई। दरअसल 1869 से पहले यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जो कार्गो शिप्स जाया करती थी ट्रेड के लिए, मतलब कोई भी ट्रेड मटेरियल लेके, उन्हें पूरा अफ्रीका का चक्कर काट कर जाना पड़ता था, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो। मगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा फास्टन कर दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंड से दोनों कनेक्टेड है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रग्ड टोपोग्राफी है पूरे बीच बीच के एरियाज के, इसलिए पॉसिबल नहीं है लैंड से जाना, वाटर से ही जाना पड़ता था। लेकिन वाटर से भी बहुत टाइम लगता था। उन्होंने देखा कि जो ये एशिया और अफ्रीका के बीच का जो एरिया है, जो स्वेज कैनल बन चुका है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही इजीली डिगेबल था। मतलब यहाँ बेसिकली डेजर्ट ही था, तो सैंड और सॉइल था, इसे डिग करना बहुत इजी था। तो उन्हें एक मस्त आइडिया आया, क्यों ना हम यहाँ एक ड्रेन जैसा कुछ बना दे और दोनों सीज को, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर दिया जाए। फिर बहुत सारे लेबर्स को बुलाया गया क्योंकि ये बहुत इजीली डिगेबल था, तो इसे डिग करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर एक रिवर जैसा कैनल, बहुत ही मोटा 200 मीटर्स वेट का कैनल डग कर दिया गया। उस समय तक वो 8 से 9 मीटर से डीप था, अभी बहुत हो गया, लेकिन उस समय 8 to 9 मीटर्स डीप उसे डिग किया गया था। अक्सर जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे और इस फिगर में देख पा रहे होंगे। तो डिग करने के बाद क्या देखा गया कि मेडिटेरियन सी और रेड सी का जो पानी था वो एक दूसरे में जाके मिल गया और एक रिवर जैसा, कैनल जैसा पाथ बन गया। रिवर तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही सैलो था, इसलिए हम इसे कैनल बोलेंगे और इसे स्वेज कैनल नाम दिया गया। फिर 1869 के बाद से जो शिप्स थी वो स्वेज कैनल से जरिए पास करती थी और ट्रेड के लिए जो भी सामान लेके जाना होता तो वहीं से लेके जाती थी। अब अफ्रीका से घूम के जाने की किसी को जरूरत नहीं थी, सब इजी हो गया था सबके लिए। स्वेज कैनल नाम दे दिया गया था उसके बाद ही, उसके 1-2 ईयर्स के बाद ही। अब बात यह थी कि वहां बहुत से स्टॉर्म्स आते थे या फिर कहीं कोई शिप पे आके फंस गया, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ कुछ घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप देख पा रहे होंगे मैप में स्वेज कैनल के पास जो कंट्री इजिप्ट है उसे वहां का इंचार्ज दे दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि इजिप्ट से सबसे पास में था तो इजिप्ट ही वहां का हेड बन गया, मतलब स्वेज कैनल का। अब से जो भी शिप्स वहां से जाती थी उन्हें स्वेज, जो इजिप्ट थी, जो स्वेज कैनल की उस समय इंचार्ज थी, अभी भी है, उसे टैक्स देना पड़ता था। उस समय कम था, धीरे धीरे टैक्स बढ़ता गया। जितना भी आप लेके जाओगे वहां से ट्रेड के लिए सामान, उतना आपको टैक्स देना पड़ता था। इजिप्ट से यहाँ से बहुत सारा फायदा हुआ था, इजिप्ट को यहाँ से बहुत ही फायदा हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट में ज्यादा कुछ तो डेजर्ट ही है, तो ज्यादा इनकम का कोई सोर्स है नहीं, तो ये बहुत बड़ा सोर्स था इनकम के लिए इजिप्ट में। तो अब हम बात कर लेते हैं उस शिप के बारे में। कार्गो शिप। कार्गो शिप का नाम है एवर गिवन, जिसे एक एवरग्रीन नाम की ताइवानीज कंपनी ऑपरेट करती है, और वो दरअसल चाइना से नीदरलैंड्स की तरफ कुछ ट्रेड के लिए जा रही थी और शिप का वेट था 2 लाख टन। तो जैसा कि वो शिप चाइना से नीदरलैंड्स जा रही थी, अब वो फंस कैसे गई। दरअसल वो रात का समय था, तो विजिबिलिटी ऐसे भी लो थी, ऊपर से वहां जो वेदर थी वो बहुत स्टॉर्मी टाइप थी, विजिबिलिटी और लो हो गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन और क्रूमेट्स जो थे उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ मतलब उनको लग रहा था सिर्फ सही डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, और शिप की जो वेट थी उस समय 2 लाख टन के आसपास थी। और वो जो कार्गो शिप है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार्गो शिप है। उस शिप के ऊपर जितनी भी लोड थी, मतलब की आइटम्स थी जो जा रही थी ट्रेड के लिए, वो काफी थी कि एक सेल्स की तरह काम कर जाए। सेल्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में, शिप्स के ऊपर जो लगी हुई होती है क्लोथ या फाइबर से बनी चीज, जो विंड के वजह से मूव कर पाती है। विंड के वजह से शिप्स को मूव करवा पाती है। जो लोड थी रखी हुई थी शिप के ऊपर, वो काफी थी कि विंड की वजह से वो हिल जाए या फिर शिप को मूव करा जाए। जो विंड बहुत स्पीड से आ रही थी और उन लोड्स, जो जैसा कि मैंने आपको बोला था, वही काम किया। उन लोड्स ने सेल्स की तरह काम की और शिप्स को एक स्लैंटिंग वे में मतलब टर्न कर दिया, जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे होंगे, इस स्लैंटिंग वे में टर्न कर दिया। और उस शिप एक कॉर्नर में जाके, मतलब एक बैंक में जाके टक गई। बैंक मतलब कि जो से रिवर्स जैसी होती है, रिवर्स की कोई एज होता है कि एज पे कोई एक एरिया को हम बैंक बोलते हैं, ठीक है। वैसे वो कैनल भी एक टाइप की रिवर ही हुई, तो हम उसके भी एक साइड को बैंक बोलेंगे, कोई एक सिंपल छोटे एरिया में, उस कैनल के एक साइड में। वो उस शिप की जो टॉप एज थी वो एक छोटे से बैंक में जाके टकरा गई उस कैनल में ही, और पूरा जो पैसेज था उस कैनल का पूरा ब्लॉक हो गया। और उस समय बहुत सारे 100 या 200 शिप्स उसके पीछे थी, लाइन में थी उस रात। फिर जब वो शिप फंस गई थी तो रात का समय था, कैप्टन ने बहुत ट्राई की कि उस फेस को निकाल ली जाए। उसके पीछे ही बहुत सारे, करीब 100 शिप्स थी उस शिप के पीछे उस रात को। उससे बहुत ट्राई की, नहीं निकल पाई, और रात का समय था तो ज्यादा कुछ किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब वहां की एजेंसीज और न्यूज चैनल से। तो उससे लगा था सबको कि 3-4 घंटे रात भर वहां रुकेगी, सुबह तक निकाल ली जाएगी। सुबह हो गया, सिर्फ ट्राई करता रहा, रात भर उस कैप्टन ने ट्राई की, सिर्फ निकला नहीं। फिर सुबह हुआ 8 बजे के आसपास,
इन सारे न्यूज एजेंसीज, वर्ल्ड के इंटरनेशनल एजेंसीज वहां पहुंच गए और इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल बना दिया गया। अब जैसा कि जो रिपोर्ट इंटरनेशनल बन चुकी थी, सारे न्यूज चैनल्स और सारी कंट्रीज को पता चल चुका था कि इजिप्ट में क्या हुआ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये इजिप्शियन जो गवर्नमेंट थी उसके लिए, क्योंकि इजिप्शियन गवर्नमेंट ने पिछले एक ईयर में 24 मार्च 2021 से पिछले एक ईयर के स्पैन में $5.61 बिलियन गेन की थी टैक्सेस के रूप में। क्योंकि जो भी सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी सिर्फ स्वेज कैनल से पास करती थी उन्हें वहां टैक्स देना पड़ता था, कुछ भी करके टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो सिर्फ को पास करने नहीं दी जाती थी। तो उसी टैक्स में से उन्होंने $5.61 बिलियन गेन किया था। और वैसे भी इजिप्ट एक डेजर्ट कंट्री है, वहां पे मनी के लिए कोई सोर्स ही नहीं है, मनी इनकम के लिए ज्यादा कुछ सोर्सेज है नहीं, इंडिया या अमेरिका जैसे बाकी कंट्रीज जैसे। तो ये टैक्स ही सबसे बड़ा सोर्स था वहां मनी का। लेकिन जब ये सिर्फ यहाँ पे फंस गया तो बहुत लॉस होने लगा। जो इजिप्शियन गवर्नमेंट थी उसे किसी को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। सारे इंजीनियर सोचे जा रहे थे क्या करेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि 2 लाख टन की जो मटेरियल थी, आइटम्स थी उस शिप के ऊपर, उसे इतना इजीली नहीं है ट्रांसपोर्ट कर देना। उसके लिए बहुत हेलीकॉप्टर्स और बहुत प्लेन्स लगती, लाए गए थे कुछ हेलीकॉप्टर्स, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे उस शिप का। सारे इंजीनियर बहुत सोच रहे थे, एक्सपर्ट्स बहुत सोच रहे थे किससे इस शिप को फ्री की जाए। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि ड्रेजर्स बुला के उस शिप को पुश की जाए। तो ड्रेजर्स छोटे छोटे शिप्स होते हैं जिनपे बहुत सारे मटेरियल सब लोड कर सकते हैं, मड, सैंड एक्सेट्रा। सो बहुत सारे ड्रेजर्स को बुलाया गया, उन पे मड, सैंड, ये सॉइल वगैरह ऐड की गई और प्लान ये था कि उनसे उस शिप को पुश किया जाएगा, मतलब स्पेसिफिक एरिया से पुश किया जाएगा जहां से वो शिप एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो ये ज्यादा काम कर नहीं रही थी। लेकिन 29 मार्च को जो मंडे का दिन था, उस दिन सुबह के 3 बजे अंधेरा छाया हुआ था तभी, लेकिन उस दिन सुपर मून हुआ था। और उस सुपर मून की वजह से उस दिन भी टाइड बहुत हाई थी। उस दिन की जो टाइड मतलब लहरें थी जो सी में, मतलब उस कैनल में बहुत ही हाई हो गई थी। मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों की जो लहरें थे वो बहुत ऊंची उठ रही थी, जिसकी वजह से उस कैनल में भी लहर उठने लगी बहुत ऊंची ऊंची। और वो जो शिप्स थे, जो ड्रेजर्स थे, जैसे मैंने आपको बोला था वो पुश कर रही थी, उन्हें बहुत हेल्प मिल गया। और शिप भी ऊपर फ्लोट करने लगी, थोड़ी ऊपर ऊपर उठने लगी जो कार्गो शिप थी। और इन ड्रेजर्स ने अपना काम छोड़ा नहीं, पुश करते गए। और इस हाई टाइड की वजह से ही वो जो शिप थी वो एकदम स्ट्रेट हो गई, मतलब जो बैंक में जाकर जहां जाके वो फंसी हुई थी वहां से वो स्ट्रेट हो गई। क्योंकि जो एरिया में जो बैंक था जहां पे जाके उससे फंसी थी, शिप की जो फ्रंट लाइन थी, जो फ्रंट एरिया था जो फंसा था वहां, उस एरिया पे बहुत से ट्रैक्टर्स को बुला के वहां गड्ढा किया जा रहा था, यानी कि वहां का जो सॉइल था वहां से हटाया जा रहा था। सो ये हाई टाइड, ये ड्रेजर्स और उस ट्रैक्टर की वजह से, उन ट्रैक्टर्स की वजह से ही वो शिप स्ट्रेट हो पाया। सो 3 बजे ये शिप स्ट्रेट हो गया, पूरे सीधा हो गया। फिर उसे वहीं से, जैसे कि ट्रेड, मतलब ये नहीं हुआ कि स्ट्रेट हो गया शिप तो उसे सीधा ट्रेड के लिए जहां जा रहा था वहां भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे नॉर्थ साइड में ही एक लेक में भेज दिया गया। नॉर्थ साइड में एक लेक था, वहां भेज दिया गया इंस्पेक्शन के लिए कि उस शिप में कुछ खतरनाक तो है नहीं, ना कुछ बम वम है नहीं, क्योंकि शिप बहुत दिन से वहां खड़ी थी, इसलिए उसे इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया गया। फिर जब उसे फ्री हो गई और उसे ग्रेट ब्रिटेन लेक में भेज दिया गया इंस्पेक्शन के लिए, जो मेडिटेरियन सी के पास थी। फिर लॉस देखा गया, सबने फिर लॉस देखना स्टार्ट किया, कितना किसका लॉस हुआ। सो टोटल मैं बोल रहा हूँ, टोटल $50 बिलियन का पूरे वर्ल्ड में ट्रेड लॉस हुआ, क्योंकि वो अप्रॉक्स 1 वीक के लिए वहां फंसी थी। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ शिप वहां से पास कर सकती थी। सो 50 बिलियन ज्यादा कुछ शॉकिंग बात नहीं है, 50 बिलियन ट्रेड लॉस हुआ पूरे वर्ल्ड को, जो बहुत ही खतरनाक बात है। फिर अब इजिप्शियन गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स ले रही है, जैसे कि ये कभी हो नहीं। सो अब कुछ रूल्स वो बनाएगी, जैसे कि रात को थोड़ी शिप्स को ध्यान से चलाना होगा या फिर चलानी होगा, ऐसे रूल्स अभी बनाए जाएंगे। फिलहाल तो अभी सब ठीक हो चुका है, वो शिप फ्री हो चुकी है 29 मार्च को। लेकिन हाँ, इस एवर गिवन शिप ने पूरे वर्ल्ड को टेंशन में डाल दिया था, लेकिन अब सब चीज ठीक हो चुका है। अब सब नॉर्मली जैसा हो रहा था वैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ऐसी टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो 2 to 3 डेज में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।